इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं हमारा 1857 के रिबेलियन का। इसमें हमने रिबेलियन के बारे में पढ़ा था कि कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे फैला, किस किस ने पार्टिसिपेट किया, और फिर ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने कैसे उसको दबाया, सप्रेस किया। लेकिन उसके बाद के इफ़ेक्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इतना इम्पॉर्टेंट हमारा रिबेलियन था, एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंग्रेज़ों को पहली बार एहसास हुआ था कि ये लोग हमारे खिलाफ़ खड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जो एक तरीके से ऑटोक्रेसी चलती आ रही थी उसको वो लगाम नहीं दे पा रहे थे। लेकिन उनको जब ये लगा कि लोग इतने ज़्यादा मात्रा में हमारे खिलाफ़ हैं हमसे, तो उनको एक तरह का डर भी लगा हो, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप उठाए। कंपनी की जो इस तरह की जो अथॉरिटी थी उस पर कुछ लगाम लगाने के लिए। तो क्या इसके इफ़ेक्ट पड़े वो हम देखते हैं। द ब्रिटिश हैड रीगेन कंट्रोल। अब कंट्री पर तो उन्होंने कंट्रोल वापस पा लिया था क्योंकि वो जीत गए थे लड़ाई में बाय द एंड ऑफ 1859, बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज एनीमोर। लेकिन लोग अब क्या थे, उनकी जो पॉलिसीज़ थी, उनकी चालाकियाँ थी, उनको समझ चुके थे। अब वही पॉलिसीज़ के साथ वो वापस लोगों को हिंदू नहीं बना सकते। तो गिवन बिलो आर द इम्पॉर्टेंट चेंजेस। अब क्या चेंजेस है आपको पॉइंट वाइज याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किए थे आफ्टर 1857 रिबेलियन के बाद। ठीक है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पहला है। ब्रिटिश पार्लियामेंट अब क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट का अब तक एक्टिव रोल नहीं था। लेकिन अब क्या था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, एक नया एक्ट 1858 का पास किया, और क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सारी पावर्स थी वो ब्रिटिश क्राउन को, क्वीन एलिजाबेथ को मतलब ट्रांसफ़र कर दी, जिससे कि इंडिया में जितने भी काम हो रहे हैं उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट हो, यानी कि जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी हो जो इसकी जिम्मेदारी ले सके। अब मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, तो ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, कि इंडिया में वो देखेगा कि क्या हो रहा है, ये कंपनी कर क्या रही है, एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। और उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया कि इंडिया में गवर्नेंस के जितनी भी मैटर हो रहे हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ही वॉज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइस हिम, और उसको एक काउंसिल भी दी गई, अकेला नहीं गया था वो, उसको एक काउंसिल दी गई, इंडिया काउंसिल जिस नाम से थी, मतलब कुछ उसमें लोग थे वो एडवाइस करने के लिए थे। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब तक जो गवर्नर जनरल कहलाया जाता था इंडिया का, अब उसको वाइस रॉय कहा गया, मतलब सेम पर्सन is appointed as a viceroy, मतलब the new title was given to him, that is a personal representative of the crown। तो वाइसरॉय का मतलब होता है कि अब वो क्राउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ही विल आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चंस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, तो थ्रू दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया। तो अब इस तरीके से क्या हुआ, अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ इंटरफेयर नहीं कर रही थी डायरेक्ट, लेकिन अब उन्होंने इंटरफेयर किया कि अब जो भी कुछ होगा हमारी परमिशन से होगा, कुछ गलत होगा सही होगा उसके लिए हम जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट इज ऑल रूलिंग चीफ्स, जो कंट्री में जितने भी छोटे छोटे रूलिंग मराठास हैं और मैसूर के हैं, वो सब जो जितने भी रूलिंग थे उनको एश्योर किया गया कि उनकी जो टेरिटरी है उनको वापस फ्यूचर में किसी और टेरिटरी के साथ नहीं मिक्स किया जाएगा। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम्स टू देयर आयर्स, यानी कि उनको अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार है, कि अगर उनके बाद वो अपने बेटे को देना चाहते हैं, बेटी को देना चाहते हैं, अपना राज्य किसी को भी दे सकते हैं, और उनके अडॉप्टेड सन्स को भी। मतलब ये चेंज आया ना, अभी तक तो वो नहीं मान रहे थे। हाउएवर दे वर मेड टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्वीन देर सो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बेशक आपको आपके अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन जो सबसे ऊंचा अधिकार है वो आज भी ब्रिटिश क्वीन का है, मतलब कि उनके आगे कोई नहीं है, आपको उनको अपना सॉवरेन मानना पड़ेगा। ठीक है, दस द इंडियन रूलर्स वर टू होल्ड देयर किंगडम्स एज सबऑर्डिनेट्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। इसका मतलब आप अपना राज्य रखिए, लेकिन अपनी महारानी किसको मानिए, ब्रिटिश क्राउन को। तो यही कहा गया उनसे, एक तरीके से उनके अंडर ही आपको काम करना है। थर्ड पॉइंट है, इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी इंक्रीज। क्योंकि अभी देखिए, अभी जो ये हमारा रिबेलियन था ये किसने शुरू किया था, ये सेना ने शुरू किया था। ठीक है, सिपाहियों ने शुरू किया था। तो अब उन्हें उन पर विश्वास नहीं था कि इंडियन सिपाही कभी भी रिबेलियन कर सकते हैं, तो इनका प्रोपोर्शन अब हम सेना में कम रखेंगे, मतलब ज़्यादा नहीं रखेंगे इनको, ज़्यादा हम प्रोपोर्शन रखेंगे यूरोपियन सोल्जर्स का जिन पे हम विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, तो इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम अवध, और ज़्यादातर
जिन क्षेत्रों के सिपाहियों ने रिबेलियन किया था उस जगह के नहीं लेंगे हम, क्योंकि उनको अभी मन में डर बैठ गया। अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया से नहीं लेंगे। मोर सोल्जर्स कहाँ से लेंगे? गुरखास, सिख्स और पठान जिन्होंने विद्रोह नहीं किया था। उनको लगा कि ये थोड़े लॉयल हैं, इनको लिया जाएगा जितने भी लेंगे हम। फोर्थ है द लैंड और प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम की उनको जब्त कर लिया जाएगा बहुत ज़्यादा मात्रा में, और उनको एक शक की निगाह से और एक नफ़रत की निगाह से देखा जाने लगा, क्योंकि मोस्टली यही लोग थे जिन्होंने रिबेलियन किया था। ब्रिटिश ने बिलीव किया कि वही रिस्पॉन्सिबल हैं इस रिबेलियन के इतनी बड़ी मात्रा में होने के। फिफ्थ पॉइंट है ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि वो जो इंडिया में पहले से रिलीजियस और रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, जो सोशल प्रैक्टिसेस चलते आ रहे हैं, उनको हम वैसे के वैसे ही रहने देंगे, उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। सिक्स है पॉलिसीज़ जो कि लैंडलॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी थी, ज़मींदार्स के अधिकारों को, उनको एंड गिव देम सिक्योरिटी टू राइट्स ओवर देयर लैंड, वो सब बनाई गई कि उनको उनके अधिकार वापस वैसे के वैसे ही रहे। तो इसलिए अब 1857 के बाद एक नया हिस्ट्री का फेज़ शुरू होता है, क्योंकि ये एक तरीके का स्ट्राइक था, पहला स्ट्राइक था किस पर? अथॉरिटी पर ऑफ ब्रिटिश की। अब इसके बाद जो पॉलिसीज़ बनेंगी तो आप देखेंगे आपके इंडियंस ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे वो जैसे गांधी जी आएंगे, अभी तक तो गांधी जी बहुत दूर हैं, वो 1915 में आए थे, उससे पहले थोड़ा मोड़ा चलता रहेगा सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनेगी और बहुत सारे नेता आएंगे, तो अब इंडिया में कोई भी चीज़ ब्रिटिश के द्वारा ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, उसका विरोध भी किया जाएगा, अपने डिमांड्स भी रखी जाएंगी। तो अब कुछ रिक्वेस्ट भी की जाएगी, कई बार कुछ इस तरीके से भी रिक्वेस्ट की जाएगी, अगर रिक्वेस्ट नहीं मानते तो कुछ उसका क्रांतिकारी लोग आएंगे, वो उसका विरोध करेंगे अपने तरीके से, वायलेंस के तरीके से। और फिर आएंगे गांधी जी, और गांधी जी के बाद जो हमारी इंडियन हिस्ट्री का एक तरीके का बिल्कुल चैप्टर चेंज हो जाता है, क्योंकि वो अहिंसा और सत्य, मतलब इस दो चीज़ों पर बेस्ड होकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे, और सारे लोगों को इंक्लूड भी करेंगे, और ब्रिटिश पर एक प्रेशर भी बनाएंगे कि वो हमारे देश को धीरे धीरे करके अधिकार दें तो और छोड़ दें। ठीक है, तो देखिए एक थोड़ा सा स्लो और एक अच्छा प्रोसेस है, जो अगर आप हिस्ट्री को अगर ऐसे क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, अभी तो ये हमारा एक फर्स्ट चैप्टर एक तरीके से आप मान सकते हैं मॉडर्न इंडिया का, मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट एक तरीके का हमारा वॉर मानी जाएगी अगेंस्ट ब्रिटिश। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर हम ख़त्म करते हैं। अभी मैप भी देखिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स दिए गए हैं कि नॉर्थ इंडिया में कहाँ कहाँ पर ये रिवोल्ट फैला था, तो क्योंकि आपको ये फिल करने के लिए आ सकता है एग्ज़ाम में। बाकी अभी कुछ इस केस स्टडी भी पढ़ सकते हैं, जो बाकी सारी अपराइजिंग थी, ठीक है, आसपास जो हो रही थी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।